शिक्षा का अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैनवाद एवं उन्नीकृष्णवाद में अपने पहले निर्देश दिया था कि प्राथमिक शिक्षा सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए। संविधान के निर्देशक तत्वों के अध्ययन में भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इन्हीं प्रावधानों को व्यवहार में लागू करने के लिए संविधान में 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 किया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 21A में मूल अधिकार के अध्याय में से जोड़ दिया गया, जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जिससे राज्य के द्वारा विधि लागू करेंगे। राज्य इसमें विधि लागू करेंगे। इससे जीवन के अधिकार का अत्यधिक विस्तार होगा और वर्ष 2009 में संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम निर्णय किया गया है। वह आजीविका का अधिकार। वर्ष 1985 में मुंबई म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन में झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एवं सड़क किनारे रेहड़ी यानी दुकान लगाने वाले, जो ठेला लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें हटाने का प्रयास किया गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने इसे ओल्गा टॉलिस बाद में कहा कि आजीविका का अधिकार जीवन का अधिकार है, इसलिए रेहड़ी लगाने वालों को मनमानी नहीं हटाया जा सकता। फिर है यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। तो उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1997 में प्रसिद्ध विशाखा बनाम राजस्थान राजवाद में यौन उत्पीड़न के जीवन के अधिकार के उल्लंघन माना उन्होंने। और अन्य निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार होता है तो उसे मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार है, आजीविका का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार। तो उच्चतम न्यायालय ने MC मेहतावाद में प्रदूषण जीवन के अधिकार के लिए सबसे खतरनाक है, इसीलिए प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए राज्य को निर्देश भी दिए थे, राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। फिर स्वेच्छाचारी हिरासत लेने एवं बंदी बनाए जाने के विरुद्ध अधिकार, यानी जो व्यक्तियों को हिरासत में ले लेती है, मतलब सरकार और प्रशासन ले लेता है और उन्हें बंदी बना के रखता है, तो उसके विरुद्ध है कि हुसैन आर खातूनवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दैहिक स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। मनमानी तरीके से हिरासत के विरुद्ध अधिकार है, यानी मनमानी किसी को हिरासत में नहीं रख सकते। विदेश जाने का अधिकार। तो मेनका गांधीवाद में उन्होंने उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दैहिक स्वतंत्रता में विदेश जाने और यात्रा करने का अधिकार शामिल है, कि व्यक्ति विदेश जा सकता है। अब है निजता का अधिकार। तो वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा आम सहमति के निर्णय लेते हुए कहा कि निजता का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। यह निर्णय पुट्टा स्वामीवाद में कहा था उन्होंने। निजता के अधिकार में व्यक्ति के यौन इच्छाओं का चयन, यानी किसी से विवाह किससे करेगा वो खुद चयन कर सकता है, निजी जीवन से संबंधित चयन शामिल है। यह अधिकार व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कपड़े उतार कर उसकी तलाशी नहीं ली जा सकती, इसलिए निजता का अधिकार सार्वजनिक रूप में सभी जगह उसके पास होगा। और निजता के अधिकार का अभिप्राय है कि राज्य के द्वारा व्यक्ति के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यानी राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा व्यक्ति के उसके निजी मामलों में, जो कर रहा है वो अपने मन मर्जी से कर सकता है। व्यक्ति के जीवन से संबंधित निजी सूचनाओं आंकड़ों का भी संरक्षण करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने निजता को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया, क्योंकि अलग अलग वादों एवं परिस्थिति के अनुसार इसे परिभाषित किया जाएगा। फिर न्यायालय ने यह भी माना है कि जीवन के अधिकार निरपेक्ष नहीं है, मतलब उसमें कुछ प्रतिबंध भी हैं, क्योंकि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है और ना ही गर्भवती महिलाओं को मनमानी गर्भपात का अधिकार शामिल है, यानी कि मनमाना नहीं कर सकते। इसलिए निजता का अधिकार भी निरपेक्ष नहीं हो सकता। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, सामाजिक न्याय जैसे मामलों के लिए निजता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब है इच्छा मृत्यु का अधिकार। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में यह स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है।
इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु अथवा यूथेनेसिया और अवैधानिक यूथेनेसिया को पहले अवैधानिक माना, फिर बाद में उच्चतम न्यायालय ने यूथेनेसिया के नकारात्मक रूपों को स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को प्रदान किए गए तकनीकी यंत्र यानी वेंटिलेटर हटाए जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है यानी व्यक्ति को सीधे इंजेक्शन देकर नहीं मारा जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने 2018 में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि गरिमामय रूप से मृत्यु का अधिकार है, अतः व्यक्ति यदि गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो वह अपनी मृत्यु की वसीयत लिख सकता है, और अतः वह पहले उच्चतम न्यायालय में व्यक्ति को अपनी मृत्यु निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय ने चिकित्सा की परामर्श एवं लिखित आदेश का अनिवार्य कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति मरना चाहता है और वो गंभीर हालत में है, उसे जीना नहीं है, तो उसके जो वेंटिलेटर चढ़ाया गया, ऑक्सीजन चढ़ाया गया, जो यंत्र लगाए गए हैं बाहरी सपोर्ट, उसको छोड़ दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए ताकि वो आराम से मृत्यु प्राप्त कर सके, तो गरिमामय रूप से ख़त्म हो जाएगा वो। तय गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 22(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारण बताए बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा और ना ही बंदी गृह में रखा जाएगा तथा उसे अपने पसंद के वकील के परामर्श करने का अधिकार होगा। यानी व्यक्ति को बिना उसकी बताए कि क्यों ले जा रहे तो नहीं ले जाएंगे, और उस बाद में अगर ले जा रहे तो उसे वकील करने का अधिकार होगा। हिरासत के लिए बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निजी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है, और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही उसे 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए बंदी बनाया जाएगा। मजिस्ट्रेट जब अनुमति देगा तभी उसे आगे बंदी बनाया जाएगा। अनुच्छेद 22(2) कहता है यह सुविधा विदेशी शत्रु और निवारक निरोध के अंतर्गत बंदी बनाए गए व्यक्तियों के लिए नहीं है। मतलब कि जैसे कि कहीं आंदोलन चल रहा है और या आंदोलन होने की संभावना है, ज़्यादा खतरे की संभावना है कि जनता भड़क जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति उसमें नेतृत्व कर रहे हों तो उन व्यक्तियों को लंबे समय तक के लिए निवारक निरोध के तहत बंदी बनाया जा सकता है। और विदेशी शत्रु को तो ऑनलाइन मतलब ज़रूरी नहीं है कि उन्हें 1-2-24 घंटे के अंदर ही न्यायालय प्रस्तुत करें। अगर विदेशी शत्रु है तो उसे बंदी बनाए रखेंगे। फिर निवारक निरोध क्या है, तो इसका अभिप्राय किसी व्यक्ति को अभियोग के लिए दंड देना नहीं है, बल्कि मतलब किसी व्यक्ति को दंड देना नहीं है बल्कि उसको अपराध करने से रोकना है। संक्षेप में यह सचेत करने का उपकरण है। यह शासन के हाथ में ऐसा यंत्र है जिससे अपराध की आशंका मात्र से व्यक्ति को अदालती जांच के बिना बंदी या नज़रबंद किया जा सकता है, मतलब प्रशासन घटना को रोकने के लिए। संविधान के अनुसार इस प्रकार के निवारक निरोध की व्यवस्था सामान्य संकट काल दोनों में ही की जा सकती है, सामान्य में और जब संकट काल है तो की जा सकती है। अतः संविधान में 2 प्रकार के निरोधक हैं। प्रथम अपराध से पहले जो निवारक निरोध कहलाते हैं, और द्वितीय अपराध के बाद जिन्हें दंडात्मक निरोधक कहते हैं। तो दंडात्मक निरोधक और निवारक निरोध में अंतर है। यानी विधि के उल्लंघन के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, इसमें विधि के उल्लंघन से पूर्व भी हिरासत में ले लिया जाता है। इसमें न्यायालय की अनुमति के बाद व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है, और इसमें पुलिस की अनुमति से ही व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। यह विधि के शासन के अनुकूल है और इसे पुलिस राज्य की स्थापना होती है, मतलब पुलिस अपने अनुसार करती है, तो इसलिए पुलिस के लिए बोला है। इसके अंदर व्यक्ति को पुलिस केवल 24 घंटे तक बंदी बना सकती है, और इसके अंतर्गत यह प्रतिबंध लागू नहीं होता, यानी 24 घंटे का नहीं होता, क्योंकि इसमें उसने दंड हो चुका है, उसे दंड देना है और इसमें उसे अपराध से रोकना है। निवारक नज़रबंद व्यक्ति को प्राप्त अधिकार। जो नज़रबंद व्यक्ति है उसे क्या अधिकार प्राप्त है? निवारक निरोध में बंदी व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 22(4) से 22(7) तक किया गया है कि
उसे क्या अधिकार, इसके अंदर किसी भी इसके अंदर वे अपने निवारक निरोध का कारण जान सकते हैं। जिस व्यक्ति को बनाया गया है वो जान सकेगा। वे अपनी सहायता के लिए वकील भी कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यदि 3 माह से अधिक निवारक निरोध के तहत बंदी रखा जाता है तो उसके लिए एक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। पहले उसे मतलब जो बंदी है उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसका अध्यक्ष न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी योग्यता रखने वाला व्यक्ति हुआ। उसकी अनुमति के बाद ही व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा नज़रबंद रखा जा सकता है। निवारक नज़रबंदी में रखे गए व्यक्ति को नज़रबंदी का कारण नहीं बताया जाएगा। क्यों बंदी कराए इस कारण नहीं बताया जाएगा। यदि यह सार्वजनिक हितों के विरुद्ध हो, संसद को नज़रबंदी की ऐसी विधि के निर्माण का अधिकार है जिसमें व्यक्ति 3 माह से ज़्यादा नज़रबंद रखा जाए। यदि संसद निर्माण कर दे कोई विधि तो फिर जरूर उसे रखा जा सकता है, नहीं तो ज़्यादा समय तक वो नहीं रहेगा नज़रबंद। नज़रबंदी के अधिकार हैं। नज़रबंदी का आधार भी होना चाहिए कि इस आधार पर किसी को थोड़ी ना उठा ले जाएंगे। तो नज़रबंदी बनाने का आधार है राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, समुदाय की आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को बनाए रखना, रक्षा करना, विदेशी संबंध और भारत की सुरक्षा से संबंधित आधारों पर ही किसी व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में लिया जा सकता है। निवारक निरोध के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद है, यानी कानून बनाना है इस संबंध में तो कानून बनाने की शक्ति संसद है। संसद के पास है। राज्य विधानों दोनों को है, मतलब संसद को है और राज्य की विधानसभा भी बनाएगी है। संविधान सभा में इन बिंदुओं पर अत्यधिक विवाद हुआ है। क्या निवारक निरोध जैसे प्रावधान का उल्लेख मूल अधिकारों के भाग में तार्किक है, मतलब उनके इनका मूल उल्लेख मूल अधिकारों में क्यों कर रहे हैं। ये तो बताया कि यदि तत्कालिक परिस्थिति की ओर ध्यान दिया जाए तो विध्वंसकारी तत्वों ने मतलब पहले ऐसा था कि तत्काल की जो परिस्थिति है, जब संविधान बना तो नवजात गणतंत्र को बचाने के लिए राज्य को यह शक्ति प्रदान करने आवश्यक था, मतलब राज्य को यह शक्ति प्रदान कर दी गई थी इसलिए आवश्यक था। इसके लिए किसी अन्य देश की तुलना करना तार्किक नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। अतः निवारक निरोध संविधान में एक अनिवार्य दुर्गुण के रूप में है, यानी जरूरी भी है और दुर्गुण भी है। परंतु समकालीन समाज में राज्य के आंतरिक सुरक्षा जैसे अलगाववाद हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, तत्वों से खतरा है, वहाँ इस विधि आज प्रासंगिक आज भी बनी हुई है, मतलब उसके लिए यूजफुल है ये आज भी निवारक निरोध। संघ सरकार निर्मित विधियाँ। अब संघ सरकार ने जो विधियाँ बनाई हैं उनके अनुसार देख लेते कि उन्होंने क्या क्या बनाया है। तो निवारक निरोध से संबंधित पहला कानून बंगाल में, यानी बंगाल अधिनियम 1818 के नाम से जाना गया है। फिर उसने क्या किया, इसमें 1939 में भारतीय रक्षा अधिनियम बनाया जो 1950 तक लागू रहा। तो 1818 में बनाया, 1939 तक लागू रहा, जो संसद ने बनाया था निवारक निरोध और बनाए वे इस प्रकार हैं जैसे कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 आया पहले। 1950 अधिनियम वर्ष 1951 से लेकर 69 तक प्रभावी रहा। फिर 10 माह से अधिक समय तक की गिरफ्तारी हेतु सलाहकारी बोर्ड की आवश्यकता है, यानी 10 माह तक गिरफ्तार कर सकते हैं, उससे 10 माह से अधिक करना है तो ही मतलब बोर्ड के समक्ष ले जाया जाएगा। 1951 का अधिनियम था ये। फिर 1971 का यह कानून मीसा नाम से जाना गया। फिर इस निवारक में संशोधित रूप से क्या है 71 में लागू हुआ जी, और 76 में आपातकाल के समय इसका दुरुपयोग हुआ, लेकिन इसलिए जनता पार्टी द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971। फिर विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम 1974। इसमें विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों हेतु बनाया गया है। 1971 में पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। 1971 से पूर्ण रूप से जो कार्य कर रहा है विदेशी मुद्रा को रोकने के लिए, विदेशी मुद्रा अधिनियम। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, इसे रसूका कहते हैं, रसूका के नाम से जाना गया, इंदिरा गांधी द्वारा निर्मित किया गया। 71 का नया रूप था, तो राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा कानून 1971 का एक नया रूप था जी, जनता पार्टी ने बनवाया था इसे।
रासुका के नाम से। जनता पार्टी की सरकार ने इसे बनाया नहीं, निरस्त कर दिया, इंदिरा गांधी ने बनाया था। फिर है आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निवारक अधिनियम 1985। 1945 में 85 में आंतरिक सुरक्षा निपटने के लिए जो पंजाब में 85 में पंजाब में और कश्मीर में आतंकवाद घटनाएं हो रही थी, तो उनसे लड़ने में मदद करने के लिए हुआ, लेकिन इसका दुरुपयोग हुआ जिससे निरस्त कर दिया गया। तो आतंकवाद विध्वंसक गतिविधि 1985। फिर आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002, यह कानून पोटा के नाम से जाना गया और 2001 में पारित करवाया गया। बिना आरोप पत्र के 180 दिन तक कारावास में रखा जाता था इसमें। तो आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002 आतंकवाद से निरोध करने के लिए 2002 में बनाया गया। इसमें 180 दिन तक कारावास में रखा जाता था। इस टाइप के और भी अधिनियम हैं। गैर कानूनी गतिविधि, ये 2008 तक वर्ष 1967 से पास हुआ और 2008 तक संशोधित किया गया इसमें। इस टाइप के ये अधिनियम है। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, प्रतिनिषेध, यानी कि व्यक्ति को दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, मानव के दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा और जबरदस्ती उससे काम नहीं किया जाएगा, करवाया जाएगा। जीवन के अधिकार का आशय गरिमामय जीवन से है। भारतीय संविधान में मानव के दुर्व्यापार और बेगार और बलात्श्रम प्रतिबंधित है। उनका उल्लेख दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23(1) में है कि मानव दुर्व्यापार का अभिप्राय महिलाओं, बच्चों, अपंग व्यक्तियों को अनैतिक दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी उन्हें नहीं बेचा जाएगा। जैसे कि इसमें शामिल है कि उनकी महिलाओं या बच्चों या पुरुषों की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, बच्चों का व्यापार या वेश्यावृत्ति नहीं करवाया जाएगा महिलाओं से, और देवदासी दास प्रथा को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तो बेचा नहीं जाएगा, व्यापार वेश्यावृत्ति नहीं होगी और दासियों की तरह उन्हें नहीं रखा जाएगा। बेगार से तात्पर्य बिना परिश्रम या कम परिश्रम के आधार पर कार्य करवाना। सामंती व्यवस्था में बेगार पद्धति प्रचलित थी, जहाँ व्यक्ति को अपने कार्य के पश्चात किसी भी प्रकार का पैसा नहीं दिया जाता था। बेगार में बंधुआ मजदूरी भी शामिल है। यह अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य लोक प्रयोजन यानी जन कल्याण के लिए, सार्वजनिक जन कल्याण के लिए अनिवार्य भारतीय जैसे सेवा लागू कर सकती है और इसे शोषण नहीं माना जाएगा। यद्यपि सेवाओं में केवल धर्म, प्रजाति, जाति, वर्ग और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। जैसे राज्य के पास कोई संकट है तो वो अनिवार्य भर्ती कर सकती है, एनसीसी के जैसे रहते हैं लोग, तो उन्हें जबरदस्ती भर्ती कर सकती है, तो उसे वो नहीं माना जाएगा बलात्कार, और इसके लिए वो फीस ना दे सके तो वो भी नहीं रहेगा। यूरोपीय देशों में नागरिकों से अनिवार्य रूप से सेना में सेवा देने का प्रावधान किया गया है, जिसे भारत में परिवर्तित रूप में अपनाया गया। तो यूरोप में ऐसा है तो भारत में परिवर्तित रूप में अपना लिया। और संसद द्वारा विधियां पारित की गई थी जो इस प्रकार है। इसमें न्यूनतम मजदूरी एक्ट बनाया गया 1948 न्यूनतम मजदूरी के लिए। अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम 1956, समझौता मजदूरी एक्ट 1970, बंधुआ मजदूरी श्रम व्यवस्था समाप्त, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए 1976 में, और समान पुरस्कार एक्ट 1976 में। अब शोषण के व्यापक अभिप्राय, शोषण का और ज़्यादा विस्तार क्या है, तो नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेल के दौरान 1983 में बड़ी संख्या में क्या हुआ, मजदूरों को काम पर लगाया गया था, परंतु उन्होंने काम की मजदूरी जो थी कम मजदूरी दी गई थी। अतः एशिया वर्कर्स केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित कर दिया कि कम मजदूरी देना भी शोषण का पर्याय है, यानी व्यक्ति को जितना उसने काम किया उसकी पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए। शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकार। अब बच्चों के क्या अधिकार हैं, अनुच्छेद 24 में है उसके बच्चों के लिए। इसके अंतर्गत विशिष्ट रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या
किसी संकटमय खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। अतः बच्चों को किसी भी रूप से खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। इसमें राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध, यानी व्यक्ति नहीं लगा सकता और राज्य भी नहीं लगा सकता है इसमें। वर्ष 2015 में संघ सरकार कैबिनेट प्रस्ताव के अनुसार बच्चे घरेलू कार्यों में परिवार की सहायता लेकिन कर सकते हैं, परिवार की सहायता करेंगे वो। इसे बाल श्रम मतलब वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाल श्रम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अतः उल्लेखनीय है कि बच्चों के प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का पूरक है। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, पोषण दिया जाएगा। और इसमें कई विधियां बनाई गई हैं सरकारों द्वारा, जिसमें बच्चों को रोजगार अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, कारखाने के लिए कि कारखाने में कौन कौन काम करेगा तो 48 है। फिर बच्चों के रोजगार के लिए है तो 1938 है। प्लांटेशन लेबर अधिनियम 1951, खनन अधिनियम 1952, व्यापारी जहाज जो व्यापार करने वाले जहाज होते हैं 1956 बनाया गया उनके लिए। फिर बड़ी सिंगार कारक अधिनियम 1966 और बलाश्रम अधिनियम 1986। ये सारे नियम कानून बनाए गए सरकारों द्वारा। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित विवाद, कितने मतलब और केस आए हैं तो शोषण के विरुद्ध। तो इसमें ऐसी मेहताबाद में उच्चतम न्यायालय बाल श्रम के संदर्भ में निर्देश जारी किए। न्यायपालिका ने निर्देश भी किया कि बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष का निर्माण हो, यानी बाल श्रम के लिए पुनर्वास करने के लिए उनके एक कोष बनाया जाए पैसों के लिए, जिसमें वह व्यक्ति 20,000 रुपये जमा करेगा जिसने बच्चे को कम काम पर लगाया है। यानी यदि कोई बच्चे को काम पर लगाता है तो 20,000 रुपये जमा करेगा उसमें, और घर के वयस्क सदस्यों, उस बच्चे के जो घर के सदस्य हैं उन्हें रोजगार प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त बंधुआ मजदूरी मोर्चा 1997 उच्चतम न्यायालय ने मजदूरों को उचित दर पर मजदूरी प्रदान करने के निर्देश दिए कि लोग हैं तो उन्हें उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग, राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग की स्थापना हुई है फरवरी 2007 में की गई। इसमें यह आयोग बच्चों को अत्याचार उत्पीड़न से बचाने की दिशा में कार्य करेगा। इस आयोग में कुल 6 सदस्य होंगे जिनमें कार्यकाल 3 वर्ष, तो 6 सदस्य होंगे, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इन आयोग की पहली अध्यक्ष शांता सिन्हा को बनाया गया। आयोग की मुख्य भूमिका क्या है तो बाल अत्याचार, यानी बच्चों पर अत्याचार हो रहे उनको देखना रोकना, अपराधों को रोकने की है। और राष्ट्रीय बाल श्रम आयोग सिविल न्यायालय की तरह अधिकार होंगे। जैसे सिविल न्यायालय जो है संपत्ति संबंधित मामले उनकी जो न्याय होते हैं उनके समान उसको अधिकार होगा, या परिवार के समान जो न्याय होते हैं उनके न्याय होगा। इसका स्वरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह होगा। तो इसके कार्य क्या होंगे कि बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए काम करेगा ये, यानी घरेलू हिंसा से बचाएगा, प्राकृतिक आपदा से तो और संकटों से बचाएगा। इसलिए बच्चों का शोषण अत्याचार ना होने पाए इसका ध्यान रखेगा। राष्ट्रीय बाल आयोग बाल अधिकारों से जुड़े किसी भी मामले की जांच करता है और इसमें पुलिस को निर्देश जारी कर सकता है। आयोग के पास बच्चों को परेशान करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ समन या नोटिस जारी करने का अधिकार है, यानी बच्चों को परेशान कर रहे हैं जो व्यक्ति उनके खिलाफ नोटिस दे सकता है जो, पुलिस को सूचना देगा। शोषण के अधिकार का विस्तार, शोषण का अधिकार क्या है तो विशाखापट्टनम राजस्थान राज्यवाद में यौन शोषण के उत्पीड़न पर प्रतिबंध करने के लिए निर्देश दिए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने। ये शोषण का विस्तार है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 25 है। शोषण की धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान में कुमारी अमृत कौर के द्वारा धार्मिक अधिकारों को मूल अधिकार के भंग में शामिल करने पर मतलब जब शामिल कर रहे थे तो इसका विरोध किया गया। उनके अनुसार धर्म के आधार पर समाज सुधार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी धर्म के आधार पर लोग समाज सुधार को
महत्व नहीं देंगे, मतलब समाज सुधार को महत्व नहीं देंगे, उसको बंद कर देंगे तो प्रतिबंधित किया जा सकता है। परंतु एक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र शासन में धार्मिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता है, इसलिए सभी धर्म समभाव की बात करता है। तो जब पर तो सबको स्वतंत्रता है अपने अपने धर्मों को मानने की, तो प्राप्त होने चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान में धर्म को अंतःकरण रूप से मानने, यानी आप उसे धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं उसका, इसकी स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कहती है कि व्यक्ति ईश्वर या उससे किसी भी रूप को मान सकता है, वह अपने इस विश्वास और आस्था को सार्वजनिक यानी सबका प्रचार भी कर सकता है, आचरण कर सकता है, उसे अपना सकता है, पूजा पाठ जैसे धार्मिक अनुष्ठान, विचारों का प्रदर्शन इत्यादि है, तो वो सब कर सकता है। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता में धार्मिक विचार की स्वतंत्रता शामिल है, अपने धार्मिक मान्यताओं को प्रकट करेगा कि उसके क्या विचार है किस संबंध में। अगर धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, लेकिन उसमें प्रतिबंध लगाए, जैसे लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार कहता है। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का धर्म निरपेक्ष नहीं है, यानी कोई भी अधिकार जो है निरपेक्ष नहीं है, सिर्फ एक निजता वाला नहीं था, एक 17 नंबर का जो है वो अधिकार है छुआछूत वाला, वो निरपेक्ष है। बाकी सभी अधिकार सापेक्ष है, तो किसी पर ऐसा नहीं है कि प्रतिबंध ना किया हो। तो धार्मिक अधिकारों के नाम पर सांप्रदायिक हिंसा, अश्लीलता की अनुमति नहीं दी जा सकती, यानी धर्म के आधार पर आप अहिंसा नहीं फैला सकते। अब है आर्थिक, वित्तीय एवं लौकिक आधार पर राज्य के द्वारा धर्म से जुड़ी किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक एवं अन्य लौकिक गतिविधियों पर नियंत्रण किया जाता है। अतः संविधान में यह अंतर्निहित है कि धर्म से संबंधित लौकिक अथवा भौतिक विषय धर्म के मूल भाग नहीं है। जो धर्म संविधान में तो ऐसे है कि जैसे भौतिक विषय हैं वे उसके मूल भाग नहीं, बल्कि द्वितीय गौण विषय हैं जिन्हें राज्य द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। समाज सुधार के आधार पर भारत में समाज सुधार, कल्याण और हिंदू धार्मिक संस्थाएं जो सार्वजनिक व्यक्ति की होती हैं, हिंदू समाज में सभी वर्गों के लिए खोलने का प्रावधान है। समाज सुधार मतलब कोई भी समाज सुधारक अपने समाज के कल्याण के लिए सही वर्ग खोल सकते हैं, संस्था खोल सकते हैं। तो इसे धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर रोका नहीं जा सकता कि तो खोलेंगे तो उसे धार्मिक स्वतंत्रता है और वो खोल सकते हैं। राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन उसमें तो राज्य के हस्तक्षेप के, परंतु धार्मिक समूहों, संस्थाओं द्वारा राज्य के कार्यों में दखल संभव नहीं है। राज्य तो उन धार्मिक संस्थाएं हैं जो उनमें दखल कर सकता है कि कैसा क्या हो रहा है और आतंकवाद इससे ना फैले या फिर अशांति ना हो, तो राज्य हस्तक्षेप करेगा, पर राज्य के मामलों में संस्थाएं हस्तक्षेप नहीं करेंगी। राज्य के कार्यों को देखभाल संभव नहीं है, इसलिए संविधान में राज्य और धर्म के बीच विभाजन एक तरफा है, नियंत्रित करने की शक्ति दी गई है। तो दूसरे राज्य को धर्म को नियंत्रित करने की शक्ति है। पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत मूलतः एक बहुधर्मी, बहुभाषी राष्ट्र है तथा राज्य के लिए सभी व्यक्तियों का महत्व समान है। तो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं और व्यक्तियों का महत्व सभी यहाँ समान है, चाहे वह कोई धर्मावलंबी ही क्यों ना हो। निजी आस्था का विषय, मतलब धर्म जो है व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, इसीलिए राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के लिए तटस्थ होगा। इसे सामान्यतः पंथ निरपेक्षता की संज्ञा दी जाती है। इसमें राज्य एवं धर्म का अलगाव होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष को प्रस्तावना में जोड़ा गया, मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, जिससे इस बात को बल मिला कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। इसके अंतर्गत राज्य एवं धर्म के बीच अलगाव और राज्य धर्म से तटस्थ है, ये बात साबित हुई, परंतु ऐसा नहीं है।
महात्मा गांधी इसको अलग टाइप से मानते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। वो पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय नहीं है कि राज्य धर्म का विरोधी होगा, बल्कि धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है, जो अनुच्छेद 25(1) में बताया गया है। धर्म को अंतःकरण यानी मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है। मूल अधिकारों के अन्य भाग में पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार विद्यमान है, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर धर्म के आधार पर भेदभाव संभव नहीं है। मतलब ये है कि सामाजिक आर्थिक नीतियाँ धर्म से प्रभावित नहीं होंगी। जो समाज की नीतियाँ हैं, आर्थिक नीतियाँ हैं, वो धर्म से प्रभावित नहीं होंगी। पंथ निरपेक्ष राज्य धर्म का विरोधी नहीं है। पंथ निरपेक्ष राज्य है वो धर्म का विरोध नहीं करता है। कोई भी धर्म हो चाहे, तो उनके बीच, राज्य के बीच मार्ग है। अब न्यायालय की व्याख्या कि न्यायालय क्या कहता है इस संबंध में। तो न्यायालय कहता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा पंथ निरपेक्ष राज्य को संविधान के आधारभूत ढांचा शामिल किया गया। यानी पंथ निरपेक्ष राज्य जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष राज्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि धर्म के बीच राज्य है और धर्म के बीच अलगाव नहीं है, बल्कि राज्य के लिए सभी धर्मों का महत्व समान है। उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण गांधी जी के सर्वधर्म समभाव के विचार से प्रभावित है। यानी पंथ निरपेक्ष का नकारात्मक पहलू यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जबकि इसका पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित है। जबकि क्या है, सकारात्मक पहलू यही है कि धर्म के प्रति समान व्यवहार करेगा वो। अब है धर्म परिवर्तन एवं धार्मिक स्वतंत्रता। धर्म को परिवर्तित करने की स्वतंत्रता है या तो क्या, किस तरह से है धार्मिक स्वतंत्रता। तो मूल प्रश्न उठता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर धर्म में परिवर्तन भी शामिल है। यह विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों ने विधि का निर्माण किया। मध्य प्रदेश सरकार ने, उड़ीसा सरकार ने विधि निर्माण किया। यह व्यवहार में लोक कपट और बल के आधार पर धर्म परिवर्तन दंडनीय अपराध होगा। तो यानी किसी को जबरदस्ती करवा रहे हैं धर्म परिवर्तन, तो वो दंडनीय अपराध है। लेकिन कुछ लोग इस धर्म विशेष के प्रति विरोधी बताते हुए न्यायपालिका में चुनौती देते हैं। तो इन्होंने जो बनाया नियम, तो उसके विरुद्ध न्यायालय में चुनौती दी गई सरकारों को। ऐसे लोगों का तर्क था कि धर्म प्रचार में धार्मिक परिवर्तन का अधिकार भी शामिल है। आप प्रचार कर रहे हैं तो मतलब किसी का परिवर्तन करा देंगे, तो इसका अधिकार है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने प्रसिद्ध निर्णय अपने स्टोनिस्लाबाद 1977 में दिया। फिर उच्चतम न्यायालय ने बताया कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारों द्वारा बनाई गई विधि को वैध माना उन्होंने, और न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोभ, कपट और बल के आधार पर धर्म का यदि परिवर्तन करते हैं तो वह लोक व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यदि वह बल से, लोभ से, कपट से प्रयोग करके उसे कराया जाएगा तो वो गलत है। इसमें धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक गतिविधियां, पंथ निरपेक्ष राज्य में व्यक्ति को धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, इसलिए धर्मावलंबी को अपने कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया। अपने कार्य का प्रबंधन कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। यानी लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध के अंतर्गत सभी धार्मिक समुदाय या वर्ग निम्न अधिकार होंगे। यानी सभी को अधिकार है कि वो अपने धार्मिक गतिविधियां चालू कर सकता है, रख सकता है, बस लोक व्यवस्था के अनुसार हो। तो यानी धर्म के प्रयोजन और धार्मिक दान की प्राप्ति के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनको बनाए रखना। तो दान कर सकते हैं, धार्मिक प्रयोजन कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं, चल संपत्ति अर्जन कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, फिर उस संपत्ति की विधि के अनुसार प्रशासन कर सकते हैं। उसका मतलब धार्मिक संस्थाएं ये सब कर सकती हैं। अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जबकि अनुच्छेद 26 में धार्मिक
समूह के आधार पर, यानी बहुत सारे लोग एक साथ समूह बनाकर वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि मूल अधिकार के भाग नहीं है, परंतु धार्मिक संस्थाओं को अभी भी संपत्ति अर्जन का मूल अधिकार है। मतलब संपत्ति जो है अब मूल अधिकार नहीं है, लेकिन धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपनी संपत्ति बनाए रख सकती हैं, उन्हें संपत्ति का मूल अधिकार है अभी। फिर है धार्मिक उद्देश्यों हेतु करारोपण पर प्रतिबंध, यानी धार्मिक कार्य हो रहे हैं, जो धार्मिक संपत्ति है तो उस पर कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, इस टाइप का है ये। धार्मिक उद्देश्य हेतु करारोपण पर प्रतिबंध पंथ निरपेक्ष राज्य की विशेषता इस प्रावधान में भी विद्यमान है, क्योंकि सरकार के निर्माण में बहुत समुदायों का प्रभाव होता है। मतलब सरकार जब निर्माण होती है, सरकार का चुनाव होता है, तो बहुत सारे धार्मिक समुदाय का प्रभाव पड़ता है, परंतु बहुमत समुदाय धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो जो बहुत बहुमत में है, बहुत ज़्यादा धर्म के लोग हैं, वो लोकतंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, तो अल्पसंख्यक को साथ भेदभाव होगा। इसलिए राज्य किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए कर नहीं लगा सकता, यानी राज्य किसी पर कर नहीं लगाएगी, किसी भी धर्म पर वो अपने अनुसार अपने आप प्रोत्साहित हो और हतोत्साहित हो, राज्य को इससे नहीं है और राज्य अपना काम करेगी। सरकारी धन को किसी भी विशेष धर्म समुदाय की उन्नति के लिए प्रयोग नहीं करेगी, यानी सरकार है जो किसी धर्म के लिए प्रयोग नहीं करेगी सरकारी धन को, परंतु न्यायालय के अनुसार राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए धार्मिक कार्य तथा धार्मिक उत्सवों के प्रबंधन हेतु सरकारी धन का उपयोग कर सकती है। जैसे प्रोत्साहन करने के लिए मना है कि आप उस धर्म में पैसा नहीं लगाएंगे, लेकिन यदि कोई कार्य हो रहा है, किसी भी धर्म का सामूहिक कार्य हो रहा है, तो रैलियाँ निकल रही, चाहे किसी की भी हो, तो सरकार उसका प्रबंधन करेगी, यानी देखभाल करेगी, ड्यूटी करेगी, पुलिस लगाई जाएगी, ताकि व्यवस्था सही से हो और आतंकवाद टाइप की चीज़ें ना फैलें और शांति ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो उस व्यवस्था के लिए धन खर्च कर सकती है सरकार। तो अनुच्छेद इसमें उत्सव के प्रबंधन हेतु धन का उपयोग कर सकती है। अनुच्छेद कर की उगाही पर रोक लगाता है, ना कि शुल्क पर। तो वो कर नहीं लगेगा किसी भी धर्म पर, जैसे किसी भी धर्म की संपत्ति है, कम है ज़्यादा, जो भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन शुल्क लगाएगी। यदि सरकार से कोई मदद ले रहे हैं तो फिर सरकार उस पर शुल्क लगाएगी और आपका काम करेगी। सरकारों के द्वारा लोगों पर आरोपित किया जा सकता है, शुल्क लगा सकती है, जिसके बदले में व्यक्ति को कोई सुविधा देने की गारंटी में, जैसे कर होता है तो कर के बदले में कोई सुविधा देने की गारंटी नहीं दी जाती, जबकि शुल्क के बदले राज्य आम लोगों को सेवाएं प्रदान करती है। शुल्क लेगी तो सेवा प्रदान करेगी, अतः राज्य धार्मिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुल्क ले सकती है। जो सुविधा प्रदान करेगी सरकार, तो उससे उस धर्म से पैसे भी लेगी। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। शिक्षा का अधिकार है जो शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध अनुच्छेद 28 में है। शैक्षिक संस्थाएं बच्चों के विचारों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से राज्य बहुसंख्यक जो समुदाय है उसके धर्म और संस्कृति का प्रचार ना करें। इन शिक्षक संस्थाएं तो अधिकतम लोग बच्चे उनके बहुसंख्यक होंगे, तो उन बहुसंख्यक धर्म का प्रचार नहीं करेंगी, बल्कि संस्थाओं में उल्लेखित है कि राज्य द्वारा निर्मित या पूर्ण राज्य से संचालित, यानी चाहे वो राज्य द्वारा निर्मित हो या राज्य की पैसे से चल रहा विद्यालय हो, तो वह धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए, जैसे इसमें केंद्रीय विद्यालय में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, परंतु किसी विद्यालय में एकेडमिक अनुसंधान, यानी कोई अनुसंधान हो रहा है तो और उसमें धार्मिक शिक्षा का प्रावधान हो सकता है। उदाहरण के लिए अनेक विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो उसके लिए सब कार्य हो सकते हैं, लेकिन जो
जो सरकारी स्कूल हैं, विद्यालय हैं, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वे शिक्षक संस्थान जो राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त या मान्यता प्राप्त है, यानी राज्य के द्वारा उन्हें मान्यता है और वो उन राज्य से पैसा भी लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में धार्मिक शिक्षा छात्र की सहमति से है। यदि बच्चा अल्पवयस्क है, बच्चा छोटा है, तो उसके माता पिता अभिभावकों की सहमति से ही धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। फिर ऐसी संस्थाएं जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित हो, यानी ट्रस्टी हो उनके, तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब सरकारी नहीं होंगी क्योंकि वो तो ट्रस्ट है, तो दे सकते हैं। परंतु पंथ निरपेक्ष राज्य में धार्मिक समूहों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है, तो वो दे सकते हैं। और पंथ निरपेक्ष राज्य यानी हर एक धर्म के लोग अपने अपने लिए धार्मिक संस्थाएं अलग से स्थापना कर सकते हैं और उन्हें धार्मिक शिक्षा अपने समुदाय के बच्चों को दे सकते हैं। जैसा कि आर्य समाज के द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो वो अपने अनुसार अपने काम करेंगे। अब है धार्मिक अधिकार एवं जीवन के अधिकार। धर्म का अधिकार कैसा है और जीवन का अधिकार। उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकारों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कर दिया गया कि मूल अधिकारों में भी कुछ अधिकार अन्य अधिकारों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, यानी धार्मिक अधिकार में कुछ अधिकार और महत्वपूर्ण हैं। इसमें न्यायालय के समक्ष जीवन के अधिकार एवं धार्मिक अधिकारों के बीच टकराव को हल करने के मुद्दे में उपस्थित हुए जैन धर्म के लोग हैं द्वारा अपनाई गई संधारा की प्रथा के अंतर्गत धर्मावलंबियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपने प्राण का त्याग कर देते हैं। मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्राण त्याग देते हैं, जिससे जीवन के अधिकार का हनन हो जाता है। क्योंकि भारतीय जनहित संहिता आत्महत्या को दंडनीय अपराध मानती है, परंतु जैन धर्मावलंबी जो हैं इसे आत्महत्या नहीं मानते, बल्कि इसे अध्यात्म की अनुभूति मानते हैं और उन्हें कहते हैं कि कैवल्य मिल गया इस तरह का। तो धर्म और जीवन के अधिकारों के बीच टकराव होता है, तो जीवन के विकारों को ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक विकारों की व्याख्या करते हुए धर्म के 2 प्रकार के तत्व बताए हैं। तो इसमें जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है, जीवन का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। इसमें 2 प्रकार के हैं, पहला धर्म का मूल तत्व, दूसरा धर्म का गौण तत्व। गौण तत्व यानी जो बाद में आया है। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि संथारा धर्म का मूल तत्व है अथवा गौण, मतलब ये पता नहीं चल पाया कि मूल तत्व में पहले से ही धर्म था कि धर्म में बाद में जुड़ गया। परंतु उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में स्पष्ट किया है कि धार्मिक संस्थानों में लाउड स्पीकर का प्रयोग, पशुओं की बलि गौण भाग है, अधिकार का भाग गौण भाग है, यानी बाद में आया है ये। जैसे दीपावली के दौरान पटाखों का प्रतिबंधन के लिए न्यायपालिका में याचिका दायर की गई थी, जिससे क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण और जीवन के अधिकार से जोड़ा गया था। तो उच्चतम न्यायालय ने पटाखे बजाने पर प्रतिबंध नहीं लगा, मतलब जो पटाखे जलाते हैं उन पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये क्योंकि ये गौण भाग है उसका। फिर अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29। किसी समाज में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा संरक्षण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान में सभी इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की है। अल्पसंख्यकों के लिए इस विशेष व्यवस्था इसलिए की गई है, इसमें भाषाई मतलब अल्पसंख्यक हैं कौन पहले, तो संविधान में भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध को मानने वाले, इस धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अल्पसंख्यक में शामिल किया गया है, जिससे इस समुदाय के लोग की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उनकी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो वो अपनी संस्कृति के संरक्षण की स्थापना कर सकते हैं तथा अपने समुदाय के लोगों के लिए विद्यालय में आरक्षण भी प्रदान कर सकते हैं, यानी कोई विद्यालय खोलेंगे तो अपने ही बच्चों को वो आरक्षण दे सकते हैं। भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, उन्हें भाषा लिपि यानी अनुच्छेद 29(1) में भारतीय नागरिकों के किन्हीं वर्गों को भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने एवं उनमें संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया, यानी राज्य द्वारा वित्त सहायता
प्राप्त शिक्षण संस्थान जाति, भाषा, प्रजाति, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकते, चाहे उनकी भाषा या लिपि कुछ भी हो। यदि वो पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें जाति, भाषा के या धर्म के आधार पर रोका नहीं जाएगा। समूह 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें बहुसंस्कृति युग में पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों के अधिकार को मान्यता दी जा रही है। भारत में भी विविधता के बारे में पंक्ति है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी, अर्थात संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान पहले ही रखा है और समूह को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन, आप स्थापना भी कर सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 30(1) में है कि अल्पसंख्यक वर्गों को निम्नलिखित आधार प्रदान किए, जैसे भाषा, धार्मिक अल्पसंख्यकों को जो क्या है कि अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा है कि राज्य अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षित संस्थाओं की संपत्ति अर्जन पर निर्धारित राशि प्रदान करेंगे, यानी राज्य जो अल्पसंख्यक हैं तो राज्य उन्हें संपत्ति बनाने के लिए पैसा देगा, राशि देगा। यह भी उल्लेख है कि राज्य द्वारा शिक्षित संस्थाओं को दिए गए अनुदान में इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वे अल्पसंख्यकों के प्रबंधन के अंतर्गत हैं, बल्कि समाज के लिए सही हो इसलिए वो उनको देंगे। अल्पसंख्यक का अभिप्राय। अल्पसंख्यक कौन है? तो संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के भाषा और धर्म के आधार पर उल्लेख है कि भाषा जिनकी हो और कम हो और धर्म के आधार पर उल्लेख है कि वो अल्पसंख्यक माने गए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अल्पसंख्यकों का निर्धारण अखिल भारतीय रूप में नहीं होगा, परंतु राज्य के अनुसार किया जाएगा। मतलब कि पूरे भारत में तो अल्पसंख्यक कहीं कोई है, कहीं किसी राज्य में कोई है, तो राज्य के अनुसार होगा, पूरे भारत के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि भारत में राज्यों का निर्माण भी भाषा के आधार पर किया गया है। तो किसी राज्य में किसी भाषा के लोग बहुसंख्यक है, किसी के अल्पसंख्यक है, किसी में अल्पसंख्यक वाले बहुसंख्यक हो जाते हैं। तो इस आधार पर राज्य के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाएगा और समुदाय की जनसंख्या 50% से कम है तो ही उसे अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी उस राज्य की जो जनसंख्या है, यदि आधी जनसंख्या दूसरी भाषा को बोलती है और 50% से कम वाली जो होगी वो अल्पसंख्यक मानी जाएगी। फिर अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान, ऐसी शैक्षिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित हैं उन्हें अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान कहा जाएगा। इसमें भाषा संस्कृति के संरक्षण के लिए निर्मित संस्थान हो सकते हैं। इसमें तकनीकी प्रशिक्षण के विषय का अध्ययन कराया जाएगा, भाषा संस्कृति का अध्ययन कराया जाएगा। संस्थानों की स्थापना का अधिकार होगा, यानी संस्थान जो है अपनी स्थापना का अधिकार होगा। उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त करने सहायता के कारण किसी भी संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान से बाहर नहीं रखा जाएगा। मतलब राज्य के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उन्हें, और इस संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान से बाहर नहीं रखा जाएगा। फिर स्थापना एवं प्रतिबंधन का अधिकार, स्थापना करने का और प्रतिबंध करने का अधिकार है। तो उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने प्रबंधन की व्याख्या करते हुए कहा कि फीस के निर्धारण का अधिकार है। शिक्षा संस्थान है जो अल्पसंख्यक वाले उन्हें फीस के निर्धारण का अधिकार है, लेकिन कैपिटेशन फीस यानी डोनेशन लेने का अधिकार इन्हें नहीं है, क्योंकि शैक्षिक संस्थान व्यवहारिक संस्थान नहीं है। गैर अल्पसंख्यक छात्रों के प्रवेश के लिए सीटें निश्चित कर सकती हैं और गैर अल्पसंख्यक हैं जो छात्र उनके छात्रों के प्रवेश करने के लिए यानी एडमिशन के लिए सीटें निश्चित कर सकती हैं कि वो उन्हें कितनी सीटें देंगी या नहीं देंगी। तो ये संस्थान खुद डिसाइड करेगा। उन्हें डोनेशन लेने का अधिकार नहीं है, सरकार से फीस लेंगी वो।
पैसे लेंगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि गैर अल्पसंख्यक छात्रों के प्रवेश के लिए सीटों की संख्या निश्चित नहीं है कि मतलब कितनी सीटें गैर अल्पसंख्यक, यदि उनके बच्चे ज़्यादा हैं उसी समुदाय के, उस अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, तो हो सकता है गैर अल्पसंख्यक को एडमिशन ना दें क्योंकि उनके लिए आरक्षण नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के स्थान और प्रकृति द्वारा सीटों का निर्धारण किया जाएगा कि किस स्थान पर है, कि उसकी व्यक्ति क्या है। कर्मचारियों की नियुक्ति का भी अधिकार होगा, वो अपने अनुसार अपने ही लोगों को कर्मचारी रखेंगे। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने TMA पाई फाउंडेशन में सरकार ने अनुदान प्राप्त न करने वाले शैक्षिक संस्थानों के संबंध में निर्णय दिया, परंतु उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान सरकार से अनुदान प्राप्त करती है तो उसका स्वायत्तता प्रभावित नहीं होगी। यानी कोई सरकार से यदि लोन ले लेता है या पैसा ले लेता है तो उसकी स्वतंत्रता बनी रहेगी, प्रभावित नहीं होगी। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान को अकेडमी सत्र का निर्धारण करने और शिक्षकों की योग्यता के निर्धारण में सरकार के निर्देश का पालन करना होगा। यानी जो शिक्षक लगाएंगे वो, और एकेडमी यदि चला रहे हैं तो सरकार उन्हें डायरेक्शन देगी। 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा सभी प्रकार के केंद्रीय शैक्षिक संस्थान और निजी शैक्षिक संस्थानों में जैसे गैर अनुदान प्राप्त भी तो उन्हें पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था वो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान उसमें शामिल नहीं है। क्या जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान गैर अनुदान प्राप्त जो हैं तो दो गैर अनुसूचित जाति मतलब और अन्य बहुसंख्यक बच्चों को एडमिशन दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो उनके लिए उन पर जो आरक्षण का प्रावधान बनाया गया था वो अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं है। इसमें 2014 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत लागू होने वाला आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। यानी शिक्षा के अधिकार के लिए जो आरक्षण है वो अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं है। वह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, तो इसे खत्म किया गया है क्योंकि भारत के मूल अधिकार में संपत्ति के अधिकार भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों का भाग था, लेकिन अब 31(1) के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और 31(2) भी व्यक्ति राज्य की संपत्ति अर्जित की जा सकती है। अनुच्छेद 2 में के अनुसार राज्य द्वारा व्यक्ति की संपत्ति अर्जित कर सकता है और संपत्ति के उद्देश्यों के लिए ग्रहण किया, और सार्वजनिक उद्देश्य कोई है तो संपत्ति ग्रहण कर सकती है सरकार और मुआवजा प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से संपत्ति का अधिकार अब यहाँ मूल अधिकारों के भाग में नहीं है। अब संपत्ति के कारण, इसकी समाप्ति के कारण क्या है कि मतलब कि संपत्ति ले सकती है तो इसको क्यों ऐसा हटा दिया गया। तो इस तरह है कि निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। निदेशक तत्वों में मतलब निदेशक तत्वों के मूल अधिकारों के भाग से हटा दिया गया क्योंकि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न विधियों के साथ साथ अनेक नीतियों का निर्माण किया। बहुत सारी विधियां बनाई गई जानी थी और नीतियों का निर्माण करना था। इसमें भूमि सुधार कार्य को लागू करने के लिए जमींदारों की उन्मूलन, जमींदारी प्रथा जो थी उसमें बहुत जमींदार बहुत सारी संपत्ति और भूमि हड़पे थे, तो उनके जमींदारों के उन्मूलन के लिए उन मूल अधिकारों के अध्याय से हटाना पड़ा संपत्ति को। संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय ने अनेक याचिकाएं दायर की जा रही थी। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक न्याय की मतलब समाज में न्याय बना रहे सो न्याय की स्थापना के लिए अड़चनें आने लगीं क्योंकि उनका मूल अधिकार था वो संपत्ति बनाए रखना, तो न्याय नहीं हो पा रहा था, तो अड़चनें आने लगी। परिणाम स्वरूप संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के भाग से स्थानांतरित कर दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार की समाप्ति, तो समाप्ति किस तरह से अनुच्छेद 31(1) के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए कहा गया कि कृषि योग्य भूमि का अर्जन, खानों के लीज का प्रावधान, दो वर्णित घरानों के विलय या किसी वाणिज्यिक संस्था में शेयर को नियंत्रित करने के प्रावधान को संपत्ति के मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब क्या क्या बाहर हो गया, तो कृषि योग्य जो भूमि है, अर्जन है,
खनन वाली चीज़ें हैं, शेयरों का निर्धारण, संपत्ति के, ये सारी चीज़ें अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहेंगी और इन्हें विधि से बाहर कर दिया गया और मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब यदि सरकार संपत्ति हड़प करती है तो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 31B कहता है कि 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया, इसमें शामिल किया गया, जिसमें निर्णयकारी प्रावधानों को मूल अधिकारों के हनन के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है। जिसकी संपत्ति सरकार ने ले ली तो उसका पुनर्विलोकन उस मामले का नहीं होगा और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधारों से संबंधित विधियों को शामिल है और जो चीज़ 9वीं अनुसूची में जाएगी उसे मतलब उच्चतम न्यायालय दोबारा नहीं देखेगी और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार के संबंध में ही बनाई गई है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के बाद सरकार ने भूमि अर्जन करने का रास्ता साफ हो गया। तो अब ये जब प्रावधान बन गया, 9वीं अनुसूची बन गई, तो सरकार की भूमि अर्जित करने का रास्ता साफ हो गया। तो मुआवजे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए। भूमि अर्जित कर सकती थी सरकार, लेकिन मुआवजा संबंध में परेशानी थी और मुआवजा क्या हो इसकी परिभाषा नहीं दी गई थी। तो वर्ष 1955 में चौथे संविधान संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय ने मुआवजे की अपर्याप्तता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि मुआवजा कितना दे रही है, इस पर सवाल नहीं उठेगा, तो इसके लिए प्रावधान बना दिया गया। चौथा संविधान संशोधन हो गया। फिर 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा मुआवजे शब्द को संविधान से हटा दिया क्योंकि ये शब्द ही परेशान कर रहा था। इसके स्थान पर राशि का प्रयोग किया गया कि मुआवजा क्या है तो ये तो मालूम नहीं, इसलिए राशि का प्रयोग कर दिया गया। अनुच्छेद 31C जोड़ दिया गया और जिसके अंदर कहा गया कि निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39B को लागू करने के लिए 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान यानी जो निर्देशक तत्व है उसको लागू करने के लिए मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। 39B को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जाएगा। फिर 16वीं संविधान संशोधन 25 में हो चुका था, तो 26वां हो गया। 26वें संविधान संशोधन 1971 में राजा महाराजाओं के लिए जो प्रिवेसी थी यानी पेंशन थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। फिर 42वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए तो लागू करना था, तो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना था, तो उसमें 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। उसमें लिख दिया गया कि अनुच्छेद जो 14 है, 19 है और 31 है मूल अधिकार हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें भी आप हटा सकते हैं, उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो मूल अधिकार का एक, तो फिर इसलिए इसे मूल अधिकार के भाग से ही हटा देंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31A, 31(2) और 19 का जो F संपत्ति के बारे में बात करता था उसे भाग 3 से ही हटा दिया गया और इसका यह है कि वर्तमान में कोई व्यक्ति संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। संपत्ति के मूल अधिकारों के अवशेष क्या बचे हैं, तो अवशेष के रूप में इसे 300A में जोड़ दिया गया। यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार अब वैधानिक अधिकार हैं, यानी मूल अधिकार नहीं है, विधि के अनुसार वैधानिक अधिकार हैं। सरकार के द्वारा अब किसी भी विधि के निर्माण के बिना संपत्ति नहीं ली जा सकती, बस विधि उचित हो तो ही, लेकिन हाँ विधि बनाएगी सरकारी। अवशेष मौलिक अधिकारों में भी अभी हैं, मतलब संपत्ति के अधिकारों के अवशेष मौलिक अधिकार में अभी भी हैं जो निम्नलिखित हैं, अभी भी अधिकार हैं, जैसे कि यदि किसी अल्पसंख्यकों के लिए तो है, बाकी नहीं है। यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो उसे बाजार दर पर राशि का भुगतान करना होगा। यदि किसी व्यक्ति की कृषि योग्य भूमि अधिग्रहित की जाती है तो हदबंदी की सीमा के अंतर्गत उसे जमीन की कीमत भुगतान करना होगा सरकार को और बाजार दर पर रेट होगा उसका। तो अवशेष के रूप में थोड़ा सा बचा है इसका अनुच्छेद, बकाया पूरा ही
ख़त्म कर दिया गया अनुच्छेद मूल अधिकारों के भाग से, और 300 में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार यहाँ से शुरू होता है कि इन सभी जो जितने भी अधिकार हैं मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए, तो इसमें हम मूल अधिकारों का प्रावधान बिना उपचारों के खोखला है। यदि अधिकार प्रदान कर दिए जाएं, उनकी संरक्षण की व्यवस्था न की जाए तो वह व्यर्थ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा, और यह अधिकार अन्य अधिकारों की प्रक्रियात्मक बनाता है, मतलब उनको क्रियात्मक बनाता है कि वो काम कर सकते हैं। मूल अधिकारों के हनन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय ने 5 प्रकार की रीटें बताई हैं। 5 प्रकार की रीटें उच्चतम न्यायालय ने जारी की बताया है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। अनुच्छेद 32 के अनुसार केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही मूल अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है। संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। संसद द्वारा भारत के अन्य न्यायालयों को भी मूल अधिकारों की रक्षा की शक्ति प्रदान की जा सकती है, परंतु उच्चतम न्यायालय की शक्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मतलब सरकार ऐसी संसद बना सकती है नियम के मूल अधिकार का हनन होता है और न्यायालय में भी जा सकते हैं आप, लेकिन उससे संसद जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट है उसकी शक्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए परंपरागत प्रक्रिया के अनुसार जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हुआ है वह उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाएगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में परंपरागत प्रक्रिया को परिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि जिसके अनुसार तीसरा व्यक्ति भी समूह के अधिकार, यानी किसी बहुत बड़े समूह है उसके अधिकारों का हनन हो गया तो और उस समूह के लोग न जाके कोई तीसरा व्यक्ति जो अच्छी स्थिति में है तो समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए तीसरा व्यक्ति यानी उच्चतम न्यायालय जा सकता है। परंपरागत रूप से मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय में पहले ऐसा था कि वही व्यक्ति जा सकता था जिसके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, परंतु अब समूह के अधिकारों की रक्षा के लिए समाज सेवी और जा सकता है, और इस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जो बताए गए रीट हैं उनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर उपस्थित होना। न्यायालय क्या करेगा इसमें? न्यायालय व्यक्ति को सशरीर अपने सामने उपस्थित कराता है, यानी न्यायालय उसे बंदी बनाए जाने के कारण को जान सके, और यदि बंदी रखना अवैधानिक है तो न्यायालय उस व्यक्ति को मुक्त कर सकता है, इसलिए व्यक्ति को अपने सामने उपस्थित कराएगा। यह रीट सरकारी अधिकारी निजी लोगों दोनों को जारी की जा सकती है, और इसमें याचिका का प्रयोजन नहीं किया जा सकता, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण में याचिका का प्रयोजन नहीं किया जा सकता। फिर यदि न्यायालय ने आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को सजा दी हो तो उसे उपस्थित किया जाएगा। न्यायालय की अवमानना, विशेष अधिकारों की अवमानना के दोषी व्यक्ति हो तो अपराध किया हो, विशेष अधिकारों की अवमानना किया हो, निवारक निरोध के तहत उसे बंदी बनाया गया हो तो उपस्थित नहीं, तो इसका उपयोग नहीं होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में यदि उसे सजा दी गई है तो ठीक है, और निवारक निरोध के तहत बंदी बनाए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। और व्यक्ति विशेष अधिकारों की अवमानना का दोषी है तो भी उसे जरूरी नहीं है कि उपस्थित कराया जाए। परमादेश यानी आज्ञा देना। ऐसे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है जो सार्वजनिक यानी सरकारी पद पर हो और अर्ध सरकारी कानूनी कार्य करता हो, अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरती हो उसने, और कार्य करने से मना कर दिया हो तो उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को भी आदेश दिया जा सकता है। और राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध परमादेश की रीट का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के विरुद्ध ऐसा नहीं कर सकते। बाकी किसी भी अधिकारी के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय क्या है, रीट दे सकती है, उसे आदेश दे सकती है, आज्ञा देना यानी। अब है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा है
सरकारी इसमें किसी व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, यानी सरकारी पद प्राप्त करने से रोका जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी पद के अवकाश प्राप्ति हेतु किसी पद में अवकाश प्राप्ति हेतु उम्र 62 है तो 65 वर्ष के व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकती, यानी 62 वर्ष की उम्र तक ही काम करना है तो 65 व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकती। इस रीट के अंतर्गत न्यायालय सरकारी पद धारण करने वाले व्यक्ति के दावे और वैधानिकता की जांच करती है। यदि उसका दावा सही नहीं है तो न्यायालय पद से हटा सकती है। तो अधिकार प्रेक्षक, उसका अधिकार उस पद पर नहीं है। यह सरकारी होना चाहिए, लेकिन पद सरकारी होगा तो ही ये लागू होगा, नहीं तो प्राइवेट नहीं होगा। पद निजी नहीं होना चाहिए, यानी किसी कंपनी का नहीं होना चाहिए। कंपनी वाले अपने किसी को भी रख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को पद पर नियुक्त करने में विधि का उल्लंघन हुआ हो और किसी व्यक्ति को पद पर आपने नियुक्त किया हो और उसमें विधि कानून के अनुसार ना हो और विधि का उल्लंघन हो तो अधिकारपेक्षा, यानी उसके पद का उसे अधिकार नहीं होगा। अब है उत्प्रेषण, तो इसमें है मांग लेना। इसका अर्थ है अभिप्राय मांग लेना, यानी उच्चतम न्यायालय कोई भी मामला अपने पास मंगा सकता है। इसमें क्या है, जब किसी न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर दिया होगा, निचला न्यायालय है उसने अपने अधिकार क्षेत्र से, अपने अधिकार से हटके न्याय दे दिया, तो फैसला जो है मामला उसको सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला लेगा। फिर उत्प्रेषण की रीट तब जारी की जाती है जब मामले में निचले न्यायालय ने निर्णय दे दिया हो, अतः रीट निर्णय देने के बाद जारी की जाती है। और इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय मानना है कि इसका प्रयोग प्रशासनिक मामलों में नहीं किया जाना चाहिए, परंतु बाद में वैधानिक और प्रशासनिक दोनों मामलों में उत्प्रेषण रीट का प्रयोग किया जाने लगा। तो अब प्रशासनिक और वैधानिक दोनों प्रकार के मामलों में वो अपने पास केस को मंगा सकता है। इसमें केस को मंगा सकता है। उत्प्रेषण में अधिकारपेक्षा में था कि वह किसी पद को धारण करता है तो उस पद को धारण करने का वैध नहीं होगा, तो अधिकारपेक्षा है कि उस पद के लिए परिमादेश में उसे आज्ञा देना है और बंदी प्रत्यक्षीकरण में उसे सशरीर उपस्थित कराना है। प्रतिषेध है, तो इसमें क्या है, जब इसमें लैटिन शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य के संपादन को प्रतिबंधित, किसी भी कार्य हो रहा है तो उस कार्य को प्रतिबंध कर देंगे, नहीं होगा। निवारणात्मक याचिका है, इसमें क्या है, इसका प्रयोग न्यायपालिका द्वारा उस समय किया जाता है जब न्यायपालिका में मामला विचाराधीन हो, अतः प्रतिषेध किसी बात के पहले चरण में किया जाता है। इसमें निचले न्यायालय से संबंधित मामले में कार्य करने से रोक दिया जाता है, यानी प्रतिबंध लगा दिया जाता है और ये मामला पहले चरण में हो। परमादेश जो है और प्रतिषेध में कुछ मौलिक अंतर है। इसमें क्या है कि न्यायपालिका द्वारा कुछ कार्य करने का निर्देश दिया जाता है, जबकि प्रतिषेध में अंतर्गत क्या है, उसे मना कर दिया जाता है। तो दोनों में परमादेश में उसे कार्य करने के लिए आज्ञा दी जाती है और प्रतिषेध में उसे मना कर दिया जाता है कि नहीं करना है। पूर्व न्याय किस तरह है, तो इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो वाद थे मतलब का निर्धारण किया जा चुका है उन्हें दोबारा उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता, परंतु कुछ अपवाद भी हैं, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, इसलिए न्यायालय के समक्ष कोई वाद बार बार लाया जाता है जिसके अतिरिक्त नए सबूत मिलने के आधार पर ही उच्चतम न्यायालय में पुनः लाया जा सकता है। यानी कोई मामला उसने न्यायालय ने निपटा दिया तो उसे दोबारा वहाँ नहीं लाया जाएगा, यदि लाया जाएगा तो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला मामला होगा, उसमें नए सबूत मिले हों तो ही लाया जाएगा। अब है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। मूल अधिकार जो हैं उनमें भी प्रतिबंध लगाए, जैसे सैन्य बल है, अर्धसैनिक बल है, इनके मूल अधिकार थोड़ी अलग टाइप के होते हैं, उन पर ज़्यादा प्रतिबंध हैं। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत हैं इनके अधिकार। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सैन्य बलों के और सैन्य
सदस्य हैं जो उन सदस्यों का अधिकार है। इसमें लोक व्यवस्था निर्मित होती है। राज्य द्वारा आसूचना से संबंधित संगठनों में शामिल कर्मचारियों के लिए आसूचना से संबंधित संचार व्यवस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी के मूल अधिकारों को यानी संरक्षण व्यवस्था जो होती है, संचार व्यवस्था में कार्य करने वाले अधिकारों के अधिकार शामिल किए गए हैं। इसमें क्या है, संसद को अधिकार दिया गया है कि वह सैन्य मामलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। यानी संसद का इसमें ज़्यादा खेल है क्योंकि वो प्रतिबंधित कर सकती है इन सैनिकों के अधिकारों को। इसमें के अंतर्गत विधि निर्माण की यह शक्ति केवल संसद को है। यानी सैनिक और अर्धसैनिक बलों के जो अधिकार है तो उनको अधिकार को सीमित करने की शक्ति जो है तो केवल केंद्र संसद को प्रदान की गई है। इसमें विधानसभाओं को नहीं। इसका मूल उद्देश्य सैन्य बलों और अर्धसैन्य बलों में अनुशासन बनाए रखना है, उनके अनुशासन को बनाए रखने के लिए है। तो इसमें संसद ने एक्ट बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, जैसे सैन्य एक्ट 1950, फिर ईयर एक्ट 1950, फिर नेवी एक्ट 1950। तो तीनों एक्ट 1950 वाले हैं। फिर पुलिस के लिए है पुलिस फोर्स 1966 और इनमें सीमा सुरक्षा बल 1968। सैन्य अधिनियम एवं मूल अधिकार, सैनिकों के लिए जो अधिकार हैं और मूल अब है सैन्य अधिनियम एवं मूल अधिकार। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। यानी संसद द्वारा कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा पारित नियमों को वैध ठहरा सकती है। संसद द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत सैन्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दंडों को भी वैधानिक बनाया जा सकता है। सैन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णय हैं उन्हें वैधानिक बनाया जा सकता है। ये समुचित भारतीय क्षेत्र अथवा भारत के किसी एक भाग में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जा सकती है। उदाहरण के लिए मणिपुर है, जम्मू कश्मीर में सैन्य बल क्या है, सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम लागू है जिसे आस्फा कहते हैं। आस्फा में क्या है कि आस्फा के दौरान संसद सैन्य बलों के कार्यों को उचित ठहरा सकती है, यानी जो वो कार्य कर रहे हैं उसको। इसके अंतर्गत विधि व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति नागरिक शासन के बजाय सेना को सौंप दी जाती है। यानी शासन व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति सेना को सौंप दी जाती है। अब सेना जो भी करेगी तो वैध ठहरा सकते हैं, जिसमें देश के किसी भी भाग में विद्रोह उपद्रवी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सैन्य अधिनियम का प्रयोग किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि सैन्य अधिनियम का प्रावधान आपातकाल के प्रावधानों से बिल्कुल अलग है। जैसे युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र संघर्ष के द्वारा यदि भारत की सुरक्षा अथवा किसी भी भाग में सुरक्षा खतरे में है तब आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सैन्य जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, विद्रोहपतियों गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें अधिकार दिए गए हैं। सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958, इसमें सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम यानी जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वर्ष 1958 में भी लागू किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल किसी भी राज्य के समूचे भाग अथवा उसके किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर देंगे और इसमें लोक व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार फिर सैन्य बलों का होगा। सैन्य बल का प्रयोग करेंगे अपने। मूल अधिकारों का हनन, सेना के अधिकार संदेह के आधार पर किसी भी सेना जो है किसी भी संदेह के आधार पर किसी को गोली मारने की शक्ति रखते हैं और इसके द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान, निजी मकान और का विध्वंस किया, सार्वजनिक स्थान का विध्वंस कर सकते हैं, निजी मकान का भी विध्वंस कर सकते हैं।
यदि इनका प्रयोग सेना पर हमले अथवा उपद्रवियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाए और सैन्य अधिकारियों के द्वारा बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। यानी कोई व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है कि निजी स्थान को मकान को विध्वंस कर सकता है या सेना पर हमला करता है, उपद्रवी गतिविधियों में शामिल है, तो सेना उन्हें बिना वारंट गिरफ्तार करेगी। और सैन्य अधिकारी किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं, घर में प्रवेश कर सकते हैं किसी के। इनके द्वारा किसी भी वाहन को रोका जा सकता है, उनकी तलाशी ली जा सकती है, वाहन को जब्त भी किया जा सकता है। अधिकारियों के द्वारा किसी भी दरवाजे या अलमारी की तलाशी लेने, उसे तोड़ने की शक्ति प्रदान की गई है। तो सेना अधिकारी ये सब कर सकते हैं। सेना का दृष्टिकोण अब है सेना का दृष्टिकोण राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखना राज्य का प्राथमिक दायित्व है। यानी जम्मू कश्मीर में विद्यमान उपद्रवी गतिविधियों के कारण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा निर्मित हो चुका है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने के लिए सैनिक अधिकारियों को वैधानिक संरक्षण देने की आवश्यकता है। इसमें अधिकारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए अधिकार दिए गए, यानी आवश्यक कार्यवाही से बचाया जा सके। और जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्व में कुछ छद्म युद्ध का सामना कर रहे हैं, मतलब छुप छुप कर जो हमले होते रहे हैं, इसलिए सुरक्षा बलों के लिए अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने की चुनौती विद्यमान हो गई थी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे कार्य करें। तो भारतीय सैन्य बल विश्व के बेहतर प्रशिक्षित सैन्य बल में शामिल है, इसलिए जानबूझकर उनके द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्हें ये ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। मानव अधिकारी कार्यकर्ताओं का पक्ष। मानव अधिकारी जो हैं दो अलग टाइप के उनके विचार हैं थोड़ी। तो वो कहते हैं कि सैन्य अधिकारी थोड़े समय के लिए लागू होने वाले विशेष व आपवादिक प्रावधान हैं, यानी थोड़े समय के लिए किसी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती हैं जिनका लंबे समय तक प्रयोग करना बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है। यानी जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें लंबे समय तक नहीं प्रयोग किया जा सकता। इनके द्वारा सैन्य बलों को मूल अधिकारों की हनन की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, यानी जो उनके मूल अधिकार हैं जनता के वो हनन करने लगेंगे। इसलिए सैन्य अधिकारियों के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या, किसी सामग्री की क्षतिग्रस्त करने के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं है। मतलब उन्हें अधिकार ज़्यादा हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों के अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला देश है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मानव अधिकारों पर बात करता है भारत। तो परंतु इन अधिनियम के द्वारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान हो रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत लगभग 5 लाख सेना के अधिकारी जम्मू कश्मीर में तैनात किए गए हैं। ऐसा आरोप है कि सैन्य अधिकारियों द्वारा नागरिकों के साथ बलात्कार और अपहरण, अमानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं। तो इस तरह के इन पर सैनिकों पर भी आरोप लग रहे हैं। मानवाधिकार इस तरह की बात भी बोल रहे हैं उनके लिए। फिर न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है? तो वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में 1958 से कश्मीर में वर्ष 1988 से आसफल लगाया गया है और इतने लंबे समय तक इनका प्रयोग आपत्तिजनक है। उच्चतम न्यायालय ने यहाँ तक कहा कि यदि आस्था को बनाए रखने के लिए तैनाती कर्मियों के द्वारा शक्ति का मनमानी दुरुपयोग किया गया तो अधिकारियों के विरुद्ध सामान्य न्यायालय में भी मामले चलाए जाएंगे। तो न्यायालय ने जो सरकार ने इस तरह के आस्था नियम लगा रखे हैं मतलब बहुत समय से, तो उनके विरुद्ध बताया है कि अगर अधिकारी ज़्यादा ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध फिर अधिकारी जो सैन्य अधिकारी हैं उनके विरुद्ध भी न्यायालय में मामले चलाए जाएंगे और सामान्य न्यायालय में चलाए जाएंगे। फिर लोकतांत्रिक देश में समस्याओं का समाधान भी लोकतंत्र होना चाहिए, मतलब समस्या समाधान भी लोकतंत्र के तरीके से होनी चाहिए। राजनीतिक समस्याओं का समाधान राजनीति से होना चाहिए, बंदूक से नहीं। इसलिए आस्फा में संशोधन किए जाएं और इसे क्रमिक रूप से हटाने का भी विचार करना चाहिए कि उन्हें हटाएं भी धीरे धीरे। मूल अधिकारों को
प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण। भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों दो प्रकार के हैं। प्रथम वे अधिकार जो संविधान लागू होने के बाद स्वाभाविक रूप से लागू हो गए, और दूसरे वो कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संसदीय विधि निर्माण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन अनुच्छेद 17 उल्लेख 17 में है। इसे लागू करने के लिए संसद विधि का निर्माण करेगी और निर्माण की आवश्यकता है इसे, क्योंकि अतिरिक्त शोषण के विरुद्ध अधिकारों को लागू करने के लिए संसद द्वारा विधि निर्माण किया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को लागू करने के लिए विधि निर्माण करेगी। संसद को यह शक्ति अनुच्छेद 35 से प्राप्त होती है। और कि संसद इस तरह की विधि निर्माण करे तो अनुच्छेद 35 से विधि निर्माण की शक्ति मिल जाएगी। फिर न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। न्यायालय ने और सिद्धांत दिए हैं, जैसे पृथक्करण का सिद्धांत। यदि राज्य द्वारा विधि मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो विधि को केवल उस भाग को अवैध घोषित कर देगी जो भाग मूल अधिकारों का विरोधी होगा, तथा शेष भाग को वैध रहेगा। तो पृथक्करण का सिद्धांत कहें। आच्छादन का सिद्धांत भी 13 अनुच्छेद में पड़ा है। यदि मूल अधिकारों एवं पूर्व वैधानिक विधियों के मध्य गतिरोध होता है तो मूल अधिकार पूर्व वैधानिक विधियों को ढक लेंगे और संवैधानिक विधियाँ समाप्त भी नहीं होंगी। तो ये आच्छादन का सिद्धांत है। फिर भविष्य लक्ष्य विधि बताया गया कि भविष्य लक्ष्य विधि का गोपालवाद में बताया कि निर्णय भविष्य में पूर्व नहीं लिया जाए, यानी विधि बनी नहीं हो उसके अनुसार निर्णय ले लिया गया तो मूल अधिकारों में संशोधन हो चुका है। जो संशोधन हो चुके हैं वे वैध नहीं माने जाएंगे, अवैध नहीं माने। अब जो जिनमें संशोधन हो चुका है वो तो वैध ही है। मूल अधिकारों का संशोधन। मूल अधिकारों का संशोधन किस तरह से किया जाएगा जो है कि संविधान में मूल अधिकारों के अध्याय को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 13(2) न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि मूल अधिकारों के विलोपन, परिवर्तन, यानी मूल अधिकार यदि कोई विलय करता है, किसी चीज़ को परिवर्तित करता है, संशोधित करने की विधियों का निरीक्षण करें। यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय इन विधियों को शून्य घोषित कर सकता है। दूसरे शब्दों में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी विधि को अवैध हो, यानी उन्हें न्यायालय को अधिकार है कि वो किसी भी विधि जो बनाई है संसद ने अवैध घोषित कर देगी। न्यायालय को मूल अधिकारों की संरक्षक बनाया गया है और संसद के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की शक्ति थी, लेकिन संसद को भी शक्ति है संशोधन करने की। संविधान में संसद के संशोधन शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है और कोई प्रतिबंध भी नहीं है कि संशोधन नहीं कर सकती, अतः संसद अपने संशोधन शक्ति द्वारा मूल अधिकारों के भाग को भी संशोधित कर सकती है। उसे शक्ति है इतनी कि हाँ वो मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। पहले संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को सीमित किया गया, इसलिए पहले संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बाद में उच्चतम न्यायालय ने चुनौती दी गई और यह कहा गया कि संसद द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया जाए। परंतु न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति है और संसद अपनी विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती। मतलब संसद को संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती। परंतु संसद संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है। यह मतलब कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। अनुच्छेद 13 जो संरक्षण कर रहा है उसमें 368 की विधि शामिल नहीं है, यानी वो संशोधन कर लेंगे उसके अनुसार, शामिल नहीं है। न्यायालय के अनुसार मूल अधिकारों के अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि के अनुसार संशोधन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन विधि द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 13(2) पर प्रतिबंध सामान्यतः विधि लागू होती है। अनुच्छेद 2 में जो प्रतिबंध है उन पर सामान्य विधियों पर लागू होता है और संशोधन विधि पर नहीं। मतलब जो है अनुच्छेद 13(2) है निरीक्षण कर रहा है वो तो विधियों के लिए बात कही गई है, ना कि
संविधान संशोधन के लिए बात कही गई है, इसलिए संविधान संशोधन हो सकता है। फिर गोपाल बनाम पंजाब वाद आया, तो ये गोपाल बनाम पंजाब वाद है। इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय ने शंकर प्रसाद बाद में दिए गए निर्णय को परिवर्तित कर दिया और कहा कि संसद को संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार को समाप्त करने की शक्ति नहीं है। मतलब इस बाद में वो पलट गई न्यायालय और उन्होंने कहा कि अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। न्यायालय ने कहा कि संसद ना तो विधायी शक्ति के द्वारा मूल अधिकारों को संशोधन करे और ना ही संवैधानिक शक्ति के द्वारा मूल अधिकार को संशोधित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने 13(2) में वर्णित विधि में संशोधन विधि शामिल है। पहले कह रहे थे नहीं है, अब कह रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मूल अधिकार अत्यधिक पवित्र एवं महत्वपूर्ण है। तो गोपाल वाद में 11 न्यायाधीशों की बेंच ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि संशोधन नहीं किया जा सकता। इस बाद में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि एवं अनुच्छेद 368 में वर्णित संविधान संशोधन विधि के अंतर को समाप्त कर दिया है कि जो इसकी विधि 368 की विधि और 13(2) की विधि है, वो उसमें जो अंतर है वो समाप्त कर दिया गया। अतः संविधान संशोधन विधि द्वारा भी मौलिक अधिकार यानी संविधान संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं होगा, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 71 किया गया और यह उल्लेख किया गया कि संविधान किया गया। इसमें बताया कि संशोधन विधि अनुच्छेद 13(2) में सम्मिलित विधि में शामिल नहीं है। केशवानंद भारती बनाम मामला केरल राज्यवाद, केरल के था ये। इसमें सबसे बड़ी बेंच बैठी है। इस बात को लोकप्रिय रूप से मूल अधिकारवाद के रूप में जाना जाता है। वह बात जिसमें न्यायपालिका ने गोपालवाद के निर्णय को पलट दिया और उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन 1971 में संवैधानिक माना और न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 13(2) में वर्णित विधि को संविधान संशोधन विधि नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन विधि 13(2) में वर्णित विधि जो है वो संविधान संशोधन विधि नहीं है। पहले कह रही थी नहीं है, फिर कहने लगी हाँ है, फिर अब कह रही नहीं है। अतः न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि संसद की विधायी और संवैधानिक शक्ति में अंतर है। विधायी शक्ति और संवैधानिक शक्ति में अंतर है। संसद संवैधानिक शक्ति द्वारा मूल अधिकारों के किसी भी भाग का परिवर्तन कर सकती है, संवैधानिक शक्ति है उसकी। और न्यायालय ने यह माना है कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के किसी भी भाग को परिवर्तित कर सकती है, परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे का परिवर्तन नहीं कर सकती। न्यायपालिका ने बाद के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। फिर केशवानंद भारती बाद में उन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया। न्यायपालिका के अनुसार संविधान के अनुसार आधारभूत ढांचे में शामिल भागों का संशोधन नहीं कर सकती। अतः मौलिक अधिकारों का जो भाग है वो मूल ढांचा है, मूल ढांचे में शामिल है, अतः उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः संसद के द्वारा संविधान में किसी भी भाग का परिवर्तन किया जा सकता है जिसमें मूल अधिकारों का भाग भी शामिल है। पहले इसमें क्या करें, आधारभूत ढांचे में शामिल है, इसलिए क्या है संशोधन नहीं किया जा सकता। और अब कहिए था संसद द्वारा संविधान के किसी भाग का परिवर्तन तो किया जा सकता है जिसमें मूल अधिकार का भाग भी शामिल है, परंतु मूल अधिकार को उन भाग को संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे के भाग हैं। यानी मूल अधिकारों में संशोधन होगा लेकिन जो आधारभूत ढांचा है उसको संशोधन नहीं करेंगे। आधारभूत ढांचे का निर्धारण न्यायपालिका करेगी। तो अब अभी भी कंफ्यूजिंग है कि आधारभूत ढांचा क्या है। निष्कर्ष, लोकतांत्रिक शासन में सरकार मूल उद्देश्य अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन है। अतः लोकतांत्रिक शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार है और लोकतंत्र के विकास के विगत वर्षों में अधिकारों का अत्यधिक विस्तार हो चुका है, जो भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और प्रगतिशीलता का सूचक है। तो ये रिवीजन पूरा कंप्लीट हुआ। मूल अधिकारों का भाग था।
था ये, और ये संविधान का भाग 3 है, मूल अधिकार। थैंक यू।